नमस्कार। आप सभी का स्वागत डी न्यूज़ पर। इस वक्त की बड़ी और अहम खबरें आपके साथ हम साझा करेंगे, लेकिन आइए उससे पहले नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। राष्ट्रीय सुरक्षा में बीएसएफ के शानदार योगदान को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किया नमन। 60वीं स्थापना दिवस परेड में शहीद जवानों को दी श्रद्धांजलि। बंगाल से महाराष्ट्र तक बिखरा इंडी गठबंधन का कुनबा। ममता बनर्जी के बाद अब सपा नेता रामगोपाल यादव ने कांग्रेस पर उठाया सवाल, कहा राहुल हमारे नेता नहीं। राहुल नार्वेकर का फिर से महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष बनना तय। महायुति की तरफ से एकमात्र नामांकन के बाद निर्विरोध होगा निर्वाचन। राष्ट्रपति असद के सीरिया छोड़कर भागने के बाद विद्रोहियों के नियंत्रण में राजधानी। प्रधानमंत्री का विद्रोहियों को सत्ता सौंपने का ऐलान, चटपट हुआ तख्तापलट। और एथलीट टेस्ट में टीम इंडिया की करारी हार। ऑस्ट्रेलिया ने 10 विकेट से जीत हासिल कर श्रृंखला में की 1-1 से बराबरी। और आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सीमा सुरक्षा बल के 60वें स्थापना दिवस परेड समारोह के मुख्य अतिथि के तौर पर इसमें हिस्सा लिया। यह पहला मौका है जब जोधपुर स्थित बीएसएफ राजस्थान फ्रंटियर मुख्यालय ने इस आयोजन की मेजबानी की। इस अवसर पर केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि बीएसएफ के 6 दशक से देश के फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस की भूमिका बखूबी निभाई है। 6 दशकों से साहस, शौर्य, बलिदान, इसके बल पर ही आपने देश के फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस को उसका बिरुद प्राप्त करने का काम किया है। और न केवल आप फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस के रूप में जाने जाते हैं, वहां पर आने वाली सभी चुनौतियों को पार कर कर देश की सुरक्षा की प्रथम पंक्ति को मजबूत करने का काम मेरे बीएसएफ के जवानों ने किया है। और इसी का कारण कि सीमा पर से कोई भी सूचना आती है किसी अप्रिय घटना की, और जब मालूम होता है कि वहां बीएसएफ का जवान मौजूद है, तो मन में देश के गृह मंत्री को जरा भी चिंता नहीं होती है, मेरे जवान हैं, उससे निपट लेंगे। और खबर महाराष्ट्र से, जहां विधानसभा में एक बार फिर बीजेपी का स्पीकर होगा। बीजेपी विधायक राहुल नार्वेकर ने आज नामांकन के अंतिम दिन विधानसभा अध्यक्ष के लिए पर्चा दाखिल किया। नामांकन के समय राहुल नार्वेकर के साथ महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, दोनों उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और अजित पवार, साथ ही साथ भाजपा के राज्य प्रमुख चंद्रशेखर बावनकुले, चंद्रकांत पाटिल और अन्य नेता मौजूद थे। नामांकन भरने की समय सीमा खत्म हो गई है और किसी उम्मीदवार ने नामांकन दाखिल नहीं किया है, इसलिए राहुल नार्वेकर निर्विरोध विधानसभा अध्यक्ष बनेंगे। राहुल नार्वेकर के पास लगातार दूसरी बार विधानसभा अध्यक्ष की जिम्मेदारी होगी। और बात इंडी गठबंधन की, जहां पे लगातार एक के बाद एक मतभेद उभर कर सामने आ रहे हैं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी द्वारा इंडी गठबंधन का नेतृत्व करने की इच्छा जताए जाने पर घमासान मच गया है। इंडी गठबंधन के विभिन्न घटक दलों ने ममता बनर्जी के बयान पर प्रतिक्रिया दी है। कांग्रेस ने कहा है कि विपक्षी गठबंधन के नेतृत्व के फैसले सार्वजनिक घोषणाओं के बजाय सभी सदस्य दलों द्वारा सामूहिक रूप से लिए जाएंगे। वहीं अब समाजवादी पार्टी के नेता रामगोपाल यादव ने राहुल गांधी की भूमिका पर भी सवाल उठाया है। रामगोपाल यादव ने कहा कि राहुल गांधी अब इंडी गठबंधन के नेता नहीं है। कांग्रेस कहीं अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाई, चाहे लोकसभा के चुनाव हो या विधानसभा के चुनाव हो। नहीं, राहुल गांधी तो अब भी इंडिया गठबंधन के नेता नहीं। राजनीति में कोई साधु संत तो बन के आते नहीं, सब पद चाहते हैं, चाहे लोकसभा का चुनाव हो चाहे विधानसभा के चुनाव हो। कांग्रेस ने कहीं अच्छा परफॉर्म कर नहीं पाया। कहीं अगर लोकसभा के चुनाव में
इनकी सरकार है हिमाचल प्रदेश में 4 की 4 सीटें हार गई। इनकी सरकार तेलंगाना और कर्नाटक में है, वहाँ भी आधी सीटें हार गए। उधमपुर जिले के रहमबल इलाके में कथित तौर पर आपसी झगड़े और आत्महत्या की घटना में 2 पुलिसकर्मियों की मौत हो गई और एक घायल हो गया। पुलिस अधिकारी हालांकि मौके पर मौजूद हैं। उधमपुर के एसएसपी आमोद नागपुरे के मुताबिक शुरुआती जांच के अनुसार ये साबित हो गया है कि घटना में AK-47 राइफल का इस्तेमाल किया गया था। सुबह 6:30 बजे की वारदात है और ये सुपोर से तलवाड़ा की तरफ ट्रेनिंग सेंटर पे जा रहे थे और यहाँ पे जो पुलिस ऑफिसर्स मौके पर पहुँचे हैं, उन्होंने जो इनिशियल तफ्तीश की है उससे साबित हुआ है कि AK-47 राइफल का इस्तेमाल हुआ है। 2 पुलिसकर्मियों की डेथ हुई है, तीसरा पुलिसकर्मी जो है वो सेफ है। और वहीं संभल हिंसा मामले में पुलिस ने कथित पत्रकार नसीम राजा जैदी को गिरफ्तार किया है। आरोपी पर हिंसा में मारे गए लोगों के नाम पर QR कोड से पैसा मांगने का आरोप है। एसपी कृष्ण वैष्णोई ने बताया कि आरोपी पर पुलिस के खिलाफ लोगों को उकसाने का भी आरोप है और इस पूरे मामले की जांच की जा रही है। संभल कोतवाली के सब इंस्पेक्टर संजीव को सूचना मिली कि एक युवक जिसका नाम नसीम जैदी है, वो QR कोड बनाकर लोगों को उकसा रहा है और उनसे धन उगाही का कार्य कर रहा है और सभी लोगों को पुलिस के खिलाफ बोलने के लिए, प्रदर्शन करने के लिए उकसा रहा है। इस बात पे थाना कोतवाली पे एक अभियोग पंजीकृत किया गया है 318, 338, 336, 340 BNS में और इस अभियुक्त नसीम राजा जैदी को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा रहा है। इसने कितने पैसे इकट्ठे किए हैं, किन किन अकाउंट्स में भेजे हैं, किन किन अकाउंट से पैसे आए हैं, इन सबको खंगाला जा रहा है और आगे की विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कतर में दोहा फोरम को संबोधित करते हुए कहा कि अमेरिकी डॉलर को कमजोर करने का ब्रिक्स देशों का कोई इरादा नहीं है। साथ ही उन्होंने स्पष्ट किया कि अमेरिकी डॉलर से प्रतिस्पर्धी के लिए नई ब्रिक्स करेंसी शुरू करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। States is our largest trade partner. We have no interest in weakening the dollar at all. Where the BRICS remark was concerned, I think, I'm not exactly sure what was the trigger for it, but we've always said that, look, India has never been for de-dollarization. Right now, there is no proposal to have a BRICS currency. विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर कतर के बाद बहरीन की राजधानी मनामा पहुंचे। विदेश मंत्री आज मनामा डायलॉग के 20वें संस्करण में शामिल होंगे। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्ट्रेटेजिक स्टडीज इस क्षेत्रीय सुरक्षा सम्मेलन का आयोजन कर रहा है। डॉक्टर जयशंकर आज वाइडर रीजनल स्ट्रेटेजिक कॉपरेशन नामक सत्र में अपने विचार रखेंगे। इस सत्र में डॉक्टर जयशंकर के अलावा चेक गणराज्य के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और बहरीन के विदेश मंत्री भी शामिल होंगे। बहरीन के दौरे पर डॉक्टर जयशंकर यहाँ बहरीन के विदेश मंत्री अब्दुल्लातिफ बिन राशिद अल ज़यानी के साथ चौथे भारत बहरीन उच्च संयुक्त आयोग की बैठक भी करेंगे। इस मंत्रिस्तरीय बैठक में द्विपक्षीय संबंधों के संपूर्ण दायरे की समीक्षा होगी और भारत और बहरीन के बीच बहुआयामी संबंधों को और मजबूत करने के अवसरों पर भी चर्चा होगी। मनामा पहुंचने पर विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने मनामा डायलॉग में भाग लेने की उत्सुकता जताई। साथ ही उन्होंने उच्च संयुक्त आयोग की बैठक के सार्थक होने की भी उम्मीद जताई। और वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज से रूस के 3 दिवसीय आधिकारिक दौरे पर रहेंगे। रूस में राजनाथ सिंह अपने समकक्ष एंड्री बेलासोव के साथ भारत रूस अंतर सैन्य और सैन्य तकनीकी सहयोग पर सरकारी आयोग की 21वीं बैठक की अध्यक्षता करेंगे। ये बैठक 10 दिसंबर को मॉस्को में होने जा रही है। इस बैठक में सैन्य, औद्योगिक सहयोग और रक्षा के क्षेत्र में दोनों देशों के बीच बहुआयामी संबंधों की समीक्षा की जाएगी। साथ ही आपसी हित के समसामयिक, क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी चर्चा होगी। इसके साथ ही रक्षा मंत्री भारतीय नौसेना के नवीनतम मल्टी रोल स्टील्थ गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट INS तुशील को कलिनिनग्राद स्थित यंत्र शिपयार्ड से सोमवार को नौसेना में शामिल करेंगे। इस समारोह में नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी भी उपस्थित रहेंगे। इसके अलावा रक्षा मंत्री द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान मारे गए सोवियत सैनिकों के सम्मान में मॉस्को में अज्ञात सैनिक के मकबरे पर श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। रक्षा मंत्री भारतीय समुदाय के सदस्यों के साथ बातचीत भी करेंगे।
और बात सीरिया की, जहां पे विद्रोहियों ने तख्ता पलट कर दिया है। सीरियाई विद्रोहियों ने राज्य टेलीविजन पर जारी बयान में दमिश्क की मुक्ति और असद शासन को हटाने की घोषणा की है। साथ ही उन्होंने कहा कि शासन की जेलों से सभी अन्यायपूर्ण तरीके से हिरासत में लिए गए लोगों को रिहा कर दिया गया है। सीरियाई विद्रोही होम्स पर पूर्ण नियंत्रण हासिल करने के बाद सड़कों पर जश्न मनाते हुए दिख रहे हैं। सीरिया की सेनाध्यक्ष ने ऐलान किया कि राष्ट्रपति असद परिवार के 50 साल का सत्तावादी शासन अब समाप्त हो गया है। सीरियाई विद्रोहियों के राजधानी में घुसकर कब्जा करने के चलते राष्ट्रपति असद भी दमिश्क छोड़कर भाग गए हैं। भारत ने 2200 मैट्रिक टन चावल की एक खेप म्यांमार भेजी है। इस बारे में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जानकारी देते हुए लिखा कि भारत अपनी एक्ट ईस्ट और नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी के तहत म्यांमार के लोगों को मानवीय सहायता प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। इसी क्रम में चेन्नई बंदरगाह से म्यांमार को 2200 मैट्रिक टन चावल की खेप भेजी जा रही है। दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति यून सुक येओल महाभियोग से बच गए हैं। उनकी पार्टी के सांसदों ने संसद के बाहर जबरदस्त विरोध प्रदर्शन के बावजूद वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। विपक्षी दलों ने महाभियोग का प्रस्ताव रखा था, जिसका सत्तारूढ़ पीपल पावर पार्टी ने बहिष्कार किया, जिसके कारण प्रस्ताव 2/3 बहुमत न मिलने से गिर गया। 300 सदस्य वाली संसद में प्रस्ताव को 195 सदस्यों का समर्थन मिला, जबकि प्रस्ताव के पारित होने के लिए 200 सदस्यों का समर्थन चाहिए था। यून की पार्टी के 3 सदस्यों ने भी प्रस्ताव के समर्थन में मतदान किया। महाभियोग प्रस्ताव के पक्ष में मतदान न करने के लिए नागरिकों ने सत्तारूढ़ दल की कड़ी निंदा की। विपक्षी दलों का कहना है कि वो राष्ट्रपति यून सुक येओल के खिलाफ 11 दिसंबर को नया महाभियोग विधेयक पेश करेंगे। इसका मतदान 14 दिसंबर को होगा। आपको बता दें, यून ने मंगलवार को मार्शल लॉ लगाकर देश और दुनिया को चौंका दिया था। हालांकि 6 घंटे बाद ही उन्होंने अपना ये फैसला पलट दिया था और बाद में इसके लिए माफी भी मांगी थी। और बात अयोध्या धाम की, जहां पे राम मंदिर निर्माण समिति की बैठक के दूसरे दिन निर्माण को पूर्ण करने के साथ ही संपूर्ण परिसर को आकर्षक ढंग से सजाने और संवारने पर मंथन किया गया। निर्माण समिति के अध्यक्ष निपेंद्र मिश्र ने राम मंदिर निर्माण की प्रगति की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि सुग्रीव किले से राम मंदिर के परकोटा तक 1 किलोमीटर के दर्शन मार्ग पर जगह जगह स्थायी मंडप बनाए जाएंगे, जिसका निर्माण जल्द शुरू हो जाएगा। रामनवमी से पूर्व इनके बनकर तैयार होने की उम्मीद है। इन पंडालों में श्रद्धालुओं के लिए सारी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध होंगी। साथ ही मंदिर के निचले चबूतरे पर 85 पत्थरों से भित्ति चित्र बनाए जाएंगे। इन पर वाल्मीकि रामायण के श्लोक अंकित होंगे, जिसका हिंदी और अंग्रेजी में अनुवाद भी होगा। फरवरी के बाद श्रद्धालु इन म्यूरल यानी भित्ति चित्रों को देख सकेंगे। इसके साथ ही परिसर में बन रहे सप्त मंदिर भी फरवरी तक पूर्ण हो जाएंगे। काल जो प्राथमिकता है वो मंदिर निर्माण पूर्ण करना है, जो कि लगभग 15 मार्च तक पूर्ण हो जाएगा। उसी के साथ जो 7 मंदिर हैं, सप्त मंडप जिसको कहते हैं, उसको भी पूर्ण किया जाना है। और कम से कम परकोटा का 3/4 कार्य पूर्ण हो जाए। तो ये सभी चीज़ें कल देखी गई हैं। जो लोअर प्लिंथ पे राम कथा बनाई जा रही है, जो कि स्टोन पे कार्व होकर के लगेगी, वह भी शुरू हो गया है कार्य। मैं कहूँ तो आर्ट वर्क पूरा हो गया है, पत्थर पे कार्य पूरा हो गया है और उसको लगाए जाने की व्यवस्था की जा रही है। और खबर महाकुंभ से जुड़ी हुई, आपको बता दें प्रयागराज में महाकुंभ की तैयारियां जोरों पर हैं। इसी कड़ी में नागरिक उड्डयन मंत्री किंजारापू राममोहन नायडू ने प्रयागराज एयरपोर्ट पहुंचकर टर्मिनल भवन का निरीक्षण किया और निर्माण कार्य की समीक्षा बैठक की। इस मौके पर प्रयागराज एयरपोर्ट के निदेशक मुकेश चंद्र उपाध्याय ने हवाई अड्डे पर शुरू हुई नई सुविधा मीट एंड ग्रीट की जानकारी दी। वहीं अब आने वाले दिनों में प्रयागराज एयरपोर्ट पर लगभग 8 हवाई जहाज खड़ा कर सकने की सुविधा होगी। हमारे यहाँ मीट एंड ग्रीट सेवा का संचालन शुरू हुआ है, जिसमें हम आने वाले यात्रियों को
एक असिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं, जैसे ट्रॉली असिस्टेंस, टिकटिंग असिस्टेंस और टैक्सी असिस्टेंस, जो कि एक पेड व्यवस्था है और आने वाले समय में महाकुंभ में और भी चीज़ें प्रस्तावित हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पंच केदारों के गद्दीस्थल ओंकारेश्वर मंदिर ऊखीमठ से चारों धामों की शीतकालीन यात्रा का शुभारंभ किया। ग्रीष्मकाल के साथ श्रद्धालुओं को शीतकाल में भी चारों धामों के दर्शन के सौभाग्य प्राप्त होंगे। शीतकालीन यात्रा को लेकर खासा उत्साह देखने को मिला है। तीर्थ पुरोहित इसे सरकार का एक अच्छा प्रयास मान रहे हैं। शीतकालीन यात्रा शुरू होने से जहां श्रद्धालुओं में खासा उत्साह दिख रहा है, वहीं स्थानीय लोग भी बेहद खुश हैं। पहले ही दिन अच्छी संख्या में श्रद्धालु यहां दर्शन के लिए पहुंचे। और फिलहाल बुलेटिन में हम यहां रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। बढ़िया है, प्राकृतिक हल्दी, मिर्ची, धनिया नहीं, मिर्ची, धनिया, हल्दी, MDH। This is no ordinary sky. This is where legends are born. Clear to space transition. Roger. Re-engaging heat. In the vast expanse above, the Indian Air Force reigns. Unseen, unstoppable, unmatched. Join the Indian Air Force to be a cut above. सुनो, एक अच्छी इंश्योरेंस पॉलिसी AI से पूछते हैं। एक ऐसी पॉलिसी जिसमें प्रीमियम पेमेंट हो लिमिटेड पर इनकम आती रहे लाइफ टाइम। LIC का जीवन उत्सव। एक ऐसी पॉलिसी जो दे होल लाइफ इंश्योरेंस कवर भी। LIC का जीवन उत्सव। वाओ, चलो तो LIC की जीवन उत्सव पॉलिसी ही लेते हैं। मैं भी तुमसे यही कह रही थी, LIC का जीवन उत्सव। लाइफ टाइम सेलिब्रेशन मनाइए LIC के जीवन उत्सव के साथ, फ्यूचर सेट है। Market access, resources, infrastructure, skills. Rajasthan has it all with the vision of PM Narendra Modi and CM Bhajanlal Sharma. Explore endless opportunities at the Rising Rajasthan Global Investment Summit. Register today. MDH का किचन किंग किचन में हो तो हम सब कुछ बना सकते हैं। बैंगन का भरता, आलू गोभी, भिंडी मसाला और भी बहुत कुछ। MDH। तो ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत डीडी न्यूज़ पर। आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने वाराणसी के बनारस रेलवे स्टेशन पर पहुंचकर विंडो ट्रेलिंग ट्रेन के माध्यम से वाराणसी प्रयागराज रेलवे ट्रैक का निरीक्षण की शुरुआत की। बनारस रेलवे स्टेशन पर पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत में उन्होंने कहा कि भारतीय रेल की तरफ से महाकुंभ के लिए पर्याप्त तैयारियां की गई हैं। श्रद्धालुओं को ट्रेन की बेहतर सुविधा मुहैया कराने के साथ साथ अत्यधिक भीड़ होने की स्थिति में स्टेशन पर रुकने के पर्याप्त इंतजाम किए जा रहे हैं। महाकुंभ हमारी संस्कृति की बहुत बड़ी धरोहर है, हमारी संस्कृति का बहुत बड़ा एक महापर्व है। इसके लिए रेलवे की तरफ से विस्तृत तैयारी की गई है और इस बार जो आशा कर रहे हैं कि 4 जो बड़े स्नान वाले दिन हैं, उन चारों दिन बड़ी संख्या में देश भर से भक्त आएंगे, तो उनके लिए जो व्यवस्था है पूरी तरह से एक डिटेल्ड व्यवस्था की गई है। और नई दिल्ली स्थित भारत मंडपम में अष्टलक्ष्मी महोत्सव अपनी सांस्कृतिक और विकासवांतक प्रदर्शनियों के से सभी का ध्यान आकर्षित कर रहा है। उत्तर पूर्वी राज्यों के मंडपों में वहां के उत्पादों और खान पान की प्रदर्शनियां इस आयोजन का एक प्रमुख आकर्षण है। युवाओं के साथ ही यह निवेशकों को भी आकर्षित कर रहा है। नई दिल्ली के भारत मंडपम में चल रहे अष्टलक्ष्मी महोत्सव काफी आगंतुकों को आकर्षित कर रहा है, जो उत्तर पूर्व भारत की जीवंत संस्कृति को जानने और समझने के लिए उत्सुक हैं। प्रदर्शनी उत्तर पूर्व की समृद्ध सांस्कृतिक विविधता का प्रतिनिधित्व करती है। इसके माध्यम से न सिर्फ लोगों में उत्तर पूर्व की संस्कृति के प्रति जागरूकता बढ़ी है, बल्कि निवेशकों को भी आकर्षित कर रही है। ये 3 दिनों का अष्टलक्ष्मी महोत्सव है। इसमें हम 8 राज्यों की जो हमारी विविधताएं हैं उनको हम प्रदर्शित कर रहे हैं, चाहे वो वहाँ के पर्यटन की संभावनाओं के बारे में हो, चाहे वहाँ की सांस्कृतिक विरासत के बारे में हो,
चाहे वहाँ पर जीआई के उत्पाद जो हैं उनके बारे में हो, वहाँ पर हमारे निवेश की क्या संभावनाएं हैं, बायोसेलर मीट के माध्यम से कैसे इसको हम और बढ़ावा दे सकते हैं, इन सभी चीज़ों को हम यहाँ कर रहे हैं। बारीकी से तैयार किए गए बांस के उत्पाद और जीवंत मनके के आभूषणों से लेकर शानदार रेशमी कपड़ों तक हर काउंटर पूर्वोत्तर राज्यों की अनूठी विरासत की झलक प्रस्तुत करता है। अष्टलक्ष्मी महोत्सव इनके उत्पाद तैयार करने वाले कारीगरों को भी अपना कौशल दिखाने का मंच भी प्रदान कर रहा है। युवा उद्यमी और स्टार्टअप्स पूर्वोत्तर भारत की संस्कृति और शिल्प कौशल का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कर रहे हैं। यहाँ पे जितना भी है हैंड क्राफ्टेड ज्वेलरी है, टोटली हैंड क्राफ्टेड है ये। और तो ये ज्वेलरी जो हमारा ट्रेडिशनल अपने कल्चर के रिलेटेड है, तो इसी को मैं लेके आई हूँ। और यहाँ पे नॉट ओनली द ट्रेडिशनल डिजाइन्स बट फ्यूजन भी है यहाँ पर। मैं जो बना रहा हूँ सर, ये मेरा मनपा टाइप का ट्रेडिशनल शू है सर। जो भी ये है ट्रेडिशनल शू है, ये शादी उदी में पहना करता है। इसको बनाना डेमोन्स्ट्रेशन के लिए आया था। और ये जो है केप है सर, जो मनपा जनजाति लोग पहना करता है शादी उदी में ओकेजन। और ये वाला केप तो सर नॉर्मली पूरा तवांग लोग यूज़ करता है। ये बारिश में भी अच्छा है और ये बर्फ में भी अच्छा है। और ये याक का हेयर से बना हुआ है। अष्टलक्ष्मी महोत्सव सिर्फ एक प्रदर्शनी नहीं है, यह पूर्वोत्तर की समृद्ध कला का उत्सव है और भारत की सांस्कृतिक और आर्थिक प्रगति में इस क्षेत्र की अभिन्न भूमिका का प्रमाण है। चंद्रशेखर, टीटी न्यूज। मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम में एमपी की 6वीं रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव आयोजित की गई। आपको बता दें, नर्मदा के किनारे बसे इस क्षेत्र में वो सब है जो निवेशकों की आवश्यकता होती है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए मध्य प्रदेश की सरकार ने इस बार देश दुनिया के उद्योगपतियों को नर्मदापुरम में आमंत्रित किया। इस इंडस्ट्रीज कॉन्क्लेव में राज्य को 31,000 करोड़ से ज़्यादा के निवेश प्रस्ताव मिले हैं। और खबर क्रिकेट से आपको बता दें, ऑस्ट्रेलिया ने एडिलेड टेस्ट में भारत को 10 विकेट से हरा दिया है। मेज़बान टीम ऑस्ट्रेलिया ने दूसरी पारी में मिला 19 रन का टारगेट बिना विकेट गंवाए हासिल कर लिया। 5 मैचों की बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में दोनों टीमें 1-1 की बराबरी पर हैं। भारत ने टेस्ट 295 रन से जीता था। सीरीज़ का तीसरा मुकाबला 14 दिसंबर से ब्रिस्बेन के गाबा मैदान पर खेला जाएगा। और वहीं विश्व शतरंज चैंपियनशिप में डी गुकेश और डिंग लेरेंग के बीच आज 11वें दौर का मुकाबला खेला जाएगा। सिंगापुर में चल रही विश्व शतरंज चैंपियनशिप के 11वें राउंड का खेल भारतीय समयानुसार आज दोपहर 2:30 बजे शुरू होगा। कल दोनों खिलाड़ियों के बीच 10वें दौर की बाजी ड्रॉ रही। कल लगातार 7वीं बाजी ड्रॉ रही है। इसके साथ ही दोनों खिलाड़ियों के 5-5 अंक हैं। जो भी खिलाड़ी पहले 7.5 अंक बनाएगा वह चैंपियनशिप जीतेगा। इस तरह से वे चैंपियन बनने से अब केवल 2.5 अंक पीछे हैं। इस $25 लाख इनामी प्रतियोगिता में अब केवल 4 दौर की बाजी खेली जानी बाकी है। अगर 14 दौर के बाद भी मुकाबला बराबरी पर रहता है तो विजेता का निर्धारण करने के लिए टाइम कंट्रोल के आधार पर मैच खेला जाएगा। चीन के 32 वर्षीय लिरेन ने शुरुआती मैच जीता था, जबकि भारत के 18 वर्षीय ग्रैंडमास्टर गुकेश तीसरे मैच में विजयी रहे थे। और आइए अब सीधा रुख कर लेते हैं गीता महोत्सव में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ क्या कुछ कह रहे हैं, आइए सुनते हैं। और गत 10 वर्षों से अधिक इतिहास को रचित करते हुए 6 दशक के पश्चात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को सारथी देश का बनने का सौभाग्य मिला है। ये घटना 60 वर्ष बाद हुई है। साथी और सारथी की सार्थक भूमिका कितनी निर्णायक होती है वो भारत ने 10 वर्ष में देखा है। अकल्पनीय आर्थिक प्रगति, अविश्वसनीय संस्थागत ढांचा, जो न सोचा था वो दर्जा भारत को मिल रहा है। भारत की आवाज आज बुलंदी पर है। दुनिया की हम महाशक्ति तो है ही, पर हमने एक रास्ता चुन लिया है। और रास्ता चुन लिया है विकसित भारत का एट 2047। विकसित भारत अब सपना नहीं है,
विकसित भारत हमारे सामने का लक्ष्य है। इस लक्ष्य को प्राप्ति में हमें गीता का वो ज्ञान ध्यान में रखना पड़ेगा। जो एकाग्रता अर्जुन ने दिखाई थी, अर्जुन की नजर मछली पर नहीं थी, अर्जुन की नजर मछली की आंख पर भी नहीं थी, अर्जुन की नजर अपने लक्ष्य पर थी, पुपिल पर थी। हमें वो ही नजर रखनी है, वो ही दृष्टि रखनी है, वो ही दृढ़ता रखनी है, वो ही एकाग्रता रखनी है, ताकि भारत निश्चित रूप से 2047 या इससे पूर्व विकसित राष्ट्र का दर्जा प्राप्त करे। मेरे मन में कोई शंका नहीं है, ये होकर रहेगा। और इसके कारण है कि आज जो भारत में कुछ हो रहा है, मैंने 4 दशक की राजनीति में काफी देखा है। संसद सदस्य रहते हुए, केंद्र में मंत्री रहते हुए 35 साल पहले कंपन महसूस किया है। मैंने भारत का सोना, वो भारत जिसको सोने की चिड़िया कहते थे, स्विट्जरलैंड के 2 बैंकों में गिरवी होते हुए देखा है, साख बचाने के लिए। हर परिवार जानता है गहने तब गिरवी रखे जाते हैं जब हालात चिंताजनक है, गरिमा बचानी होती है। और उसका कारण क्या था? हमारा विदेशी भंडार $1 बिलियन के आसपास झोले खा रहा था। आज ये विदेशी भंडार $650 बिलियन, $680 बिलियन, कई बार $700 बिलियन तक पहुंच गया है। एक सप्ताह में 4-5 बिलियन $US ऐड होते हैं। कश्मीर गया था, मंत्रिपरिषद का सदस्य था, 1990 का समय था। सड़क पर 1-2 दर्जन से ज्यादा लोग दिखाई नहीं दिए। मेरे में कितनी ऊर्जा आई होगी, मेरा कितना हौसला बढ़ा होगा जब राज्यसभा में मैं कुर्सी पर सभापति की हैसियत से बैठा था और सरकार की तरफ से जवाब दिया गया कि पिछले 2 साल में जम्मू कश्मीर में पर्यटकों की संख्या 2 करोड़ से ज्यादा है, 2 करोड़ से ज्यादा है। जब पिछली बार यहां आया था तो मैंने दुनिया में बहुत से लोगों को बताया कि मैं वहां जाकर आया। मुझे झटका लगा, उन सबको पता था आपके बारे में, आपके प्रयासों का पता था। मैं अकेला अज्ञानी था जो उनको यह सूचना दे रहा था। आज भी भारत में कुछ अज्ञानी हैं जिनको भारत के वास्तविक स्वरूप का नहीं पता है। उनको अपने ज्ञान इंद्रिय खोलनी चाहिए, उनको देखना चाहिए कि आज का भारत वो भारत है जिसकी प्रशंसा कौन कर रहे हैं, उसकी। तो कुरुक्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव को संबोधित कर रहे थे यहाँ पे उपराष्ट्रपति, और सीधे तौर पर उन्होंने कहा कि आज का जो भारत है ये काफ़ी बदल चुका है। भारत विकसित भारत की तरफ आगे बढ़ रहा है। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए DD न्यूज़।